हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ पवन। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है हमारे पास, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं, कोई भी आपके पास जो नया चैप्टर होता है उसके नाम में ही उसकी पहचान छुपी होती है। जैसे अगर हम यहाँ से इसके बारे में कुछ समझना चाहें, इसके नाम से, जो इसका नाम है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो यहाँ से अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक प्लस वेव। ओके, तो इलेक्ट्रो यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, एंड वेव है, वेव यहाँ पर स्टैंड करता है वेव के लिए। तो देखिए वेव के बारे में आप +1 के अंदर पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप अब तक जो भी आपने इस चैप्टर पे पहले जो भी कुछ आपने स्टडी किया वो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में था। तो कुल मिलाकर के जो भी आपने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड स्टडी किया और जो वेव जो आपने स्टडी की +1 वही है। अगर ये चीज़ें आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो प्रीवियस चैप्टर जो हो चुके हैं, और वेव के बारे में अगर आपको पता है, तो इस चैप्टर को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको थोड़ा सा बस एक अलग तरीके से हम इसको लिख देंगे, जो मैक्सवेल ने किया था, क्या किया था वो भी बताएंगे, और हमारे पास एक नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो तैयार हो जाएगा। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप पहले जो ऑसिलेशन एंड वेव जो चैप्टर जो है +1 का, उसको आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उस चैप्टर का यहाँ पर वेव जो चैप्टर उसका यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल है। उससे रिलेटेड जो स्मॉल टर्म, छोटे छोटे जो टर्म है, जैसे वेवलेंथ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इनिशियल फेज है, फेज डिफरेंस है, इनका यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल रहने वाला है। क्योंकि जब तक अगर आपको वेव के बारे में नहीं पता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। लेकिन अगर आपको वो चैप्टर अच्छे से आता है तो इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो सबसे पहले आप उस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। ओके, दूसरा जो इससे प्रीवियस चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो भी आपको आने चाहिए। ओके, तो अब देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ वेव के बारे में। वेव एक्चुअल में हमारे पास होता क्या है, अगर मैं इसको सीधा सीधा बताना चाहूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, थोड़ा बहुत आइडिया ही दूँगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ या ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, फील्ड, जिस भी फॉर्म में है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, one place to another place without transformation of medium। मान लीजिए आपके पास कोई मीडियम है, उसके अंदर जो वहाँ पर उस मीडियम के अंदर एनर्जी और जो मोमेंटम जो है या फील्ड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ट्रांसफ़र होते हैं। ट्रांसपोर्ट फिनोमेना आपको देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर मीडियम जो है वो ट्रैवल नहीं करता है। मीडियम जहाँ है वहीं पर ही रहता है। ये तो उन केसेस की बात हो गई जहाँ पर मीडियम होता है, लेकिन मोस्टली वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे ये आपके पास वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके लिए मीडियम हो ना हो कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, वो विदाउट मीडियम भी ट्रैवल कर सकती है, मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती है। तो समझने के लिए जो सबसे पहले जो डेफिनेशन दी जाती है वो वेव की यही दी जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ या ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, फील्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मीडियम। समझने के लिए हम बताते हैं, जो मीडियम का रोल लेते हैं, लेकिन आगे आगे मीडियम का रोल भी खत्म हो जाता है ट्रांसवर्स वेव के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। तो जो हमारे पास वेव जो होती है, वेव जो हम मेनली जो क्लासीफाई करते हैं, वेव को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, दैट इज मैकेनिकल वेव, सेकेंड वन इज ट्रांसवर्स वेव, एंड थर्ड वन इज मैटर वेव या डी ब्रोई वेव्स। मैकेनिकल वेव जो है वो आपके पास, इनमें डिफरेंस क्या होता है। मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसके अंदर जो जैसे एनर्जी मोमेंटम को जो ट्रांसपोर्ट जो कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जो लेकर के जा रहे हैं, जो मीडियम के जो कांस्टेंट पार्टिकल जो हैं, मैकेनिकल वेव के अंदर जो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में उसके पार्टिकल्स जो एनर्जी मोमेंटम को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो भी आपको उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं।
मतलब वो उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मैकेनिकल वेव है, जैसे वाटर वेव है, जो आपके पास जो वाटर वेव जो आपको दिखाई देती है, स्ट्रिंग वेव है, तो उस टाइप से जो ऐसे ये आपके पास ये जो वेव जो है, ये वेव जो है दैट इज़, मान लीजिए ये आपके पास मैकेनिकल वेव, इस टाइप से ये आपके पास ऐसे अलोंग एक्स एक्सिस या किसी भी एक्सिस के अलोंग वो प्रोपोगेट कर रही है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। तो यहाँ पर जो ये प्रोपोगेशन जो है इसी डायरेक्शन में आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का भी वहाँ पर आपको वाइब्रेशंस देखने को मिलेगा। अगर वेव ऐसे प्रोपोगेट कर रही है तो मतलब कहने का इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है, जो एनर्जी मोमेंटम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, वो ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है तो उसके अंदर वो पार्टिकल्स जो है वो ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं मैकेनिकल वेव के अंदर। ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव के अंदर जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करती है, अगर वेव ऐसे प्रोपोगेट कर रही है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल्स जो एनर्जी मोमेंटम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। जैसे वेव अगर ऐसे प्रोपोगेट कर रही है ऐसे, तो वहाँ पर जो पार्टिकल्स जो है जिसकी वजह से भी वहाँ पर एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, वो ऐसे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वेव ऐसे इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही थी, कंस्टेंट पार्टिकल ऐसे इस डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर वेव ऐसे प्रोपोगेट कर रही है तो कंस्टेंट पार्टिकल ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये मेन डिफरेंस होता है मैकेनिकल वेव और ट्रांसवर्स वेव के अंदर। तो मैकेनिकल वेव के आपको एग्जांपल बता दिया। ट्रांसवर्स वेव जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब कहने का इसके अंदर जो पार्टिकल्स यहाँ पर होते हैं, पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल्स, वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, ओसिलेट करते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ओसिलेशंस के बारे में और वेव्स के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एक ट्रांसवर्स वेव है। और मैटर वेव या डी ब्रोई वेव, तो मैटर वेव डी ब्रोई वेव जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, दैट इज जो आपके पास जो नेक्स्ट जो चैप्टर जो है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसके अंदर मैटर वेव के बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो अब ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए हम अपने चैप्टर पे चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आपको इन्हीं का ही मिला जुला कुछ है। कैसे क्या हुआ, लंबी कहानी है, सुनिए ज़रा ध्यान से। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जो बताया वो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने बताया। इसने कैसे बताया, वैसे तो इसने काफ़ी मतलब लॉजिक वगैरह अप्लाई किए, काफ़ी डिटेल में स्टडी की, लेकिन इसने जो ये एक टाइप से आप इसे चालाक साइंटिस्ट का नाम दे सकते हैं। चालाक साइंटिस्ट का मैं क्यों नाम दे रहा हूँ वो मैं अभी आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊँगा। क्योंकि इसने क्या किया, इसने जो कंसेप्ट जो यूज़ किए वो अदर साइंटिस्ट के दिए हुए यूज़ किए थे। कैसे, समझिए। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में मैक्सवेल ने कैसे इसकी स्टार्टिंग वगैरह हुई वो चीज़ें अब समझिए। अब तक जो हमने स्टडी किया, जो मेन चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं, जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो हमने गोज लॉ स्टडी किया, सेम ऐसे ही आपके पास मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर भी गोज लॉ आता है। फिर आपके पास फैराडे लॉ आता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, और फिर आपके पास एम्पियर सर्कुलर लॉ आता है। तो ये जो चार लॉ जो हमने स्टडी किए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, आप इसे लॉ नाम दे सकते हो, चार लॉ, मैक्सवेल ने क्या किया, इनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके इन्होंने एक चार इक्वेशंस बनाई और उन इक्वेशंस को नाम दे दिया मैक्सवेल्स इक्वेशन। इन्हीं इक्वेशंस की हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट अराइज हुआ। कैसे हुआ जरा आप समझिए। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास जो इक्वेशन जो आती है क्या है आपके पास, जैसे अगर मैं आपको कहूँ जो हमारे पास जो गोज लॉ जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ। डायरेक्ट अगर मैं लिखना चाहूँ उसकी स्टेटमेंट जो आपके पास होता है, गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड एनी क्लोज सरफेस और गोजियन सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द क्लोज सरफेस और गोजियन सरफेस। ये आपके पास गोज लॉ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। नेक्स्ट ऐसे ही आपने स्टडी किया मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर गोज लॉ, दैट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अराउंड एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0। जो ये लॉ जो हमें बताता था कि मोनोपोल जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपने स्टडी किया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिससे हमें पता चला जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आई थी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू -d phi b/dt। ठीक है।
मतलब वहाँ पर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है टाइम के साथ तो वहाँ पर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान समझिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। फाई भी आपके पास क्या होता है, बी डॉट डी एस। मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास क्या होता है, बी डॉट डी एस। ये क्या है आपके पास, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज नाम दे सकता हूँ। तो यहाँ पर जो आपके पास, अगर मैं इस ईएमएफ और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ। जो आपके पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और ईएमएफ के बीच में रिलेशन आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, यही होता है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू R। ये आपके पास क्या होता है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ। तो ये आपके पास क्या होगा, V बाई R। यहाँ पर बस हमने इसको स्मॉल से रिप्रेजेंट कर रखा है इंड्यूस्ड ईएमएफ को, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना आपको इसके अंदर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वोल्टेज या ईएमएफ को E इंटू R, या R की जगह मैं L भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं कंप्लीट की अगर मैं बात करूँ कंप्लीट ईएमएफ की, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए जरा ध्यान से, E डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख सकता हूँ। मतलब मैं इसका कंप्लीट को इंटीग्रेट करूँगा टोटल लेंथ L या टोटल जो भी आपके पास L या R जो भी आएगा, तो इस फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ। लेफ्ट साइड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट साइड को कैसे लिख सकता हूँ, माइनस डी वाई बाई डी टी ऑफ फाइव बी को मैं लिखना चाहूँ कंप्लीट के लिए क्या लिख सकता हूँ, बी डॉट डी एस। ओके, लिख सकता हूँ। ये आपके पास, यही आपके पास इसी की फॉर्म है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपके पास यही है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम इसको इस फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसी फॉर्म से हमें समझ में आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में तैयार कर रहे हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, माइनस साइन को मैं छोड़ रहा हूँ, किस लिए होता है वो आपको बता रखा है, बी डॉट डी एस। यहाँ से आपको देखने को क्या मिल रहा है, जो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी हो रहा है टाइम के साथ, यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड, ये डी बाई डी टी किसको रिप्रेजेंट करता है, वेरिएशन को, टाइम के साथ वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ वेरी हो रहा है तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। सेम ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन जो है दैट इज एम्पियर्स लॉ। जो एम्पियर जो लॉ था, एम्पियर सर्कुलर लॉ, जो हमें बताता है वो क्या बताता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अराउंड एनी क्लोज पाथ या क्लोज लूप या एम्पीरियन लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द क्लोज लूप और एम्पीरियन लूप। ये हमारे पास था एम्पियर सर्कुलर लॉ। मैक्सवेल ने क्या कहा, ये लॉ जो है वो गलत है, प्रूव भी किया इसको। उन्होंने कहा इसमें कुछ कमी है, इसमें कुछ कमी है। फिर उन्होंने इस इक्वेशन को ठीक किया, इस लॉ को ठीक किया, और इस लॉ को ठीक करने के बाद जो इक्वेशन जो दी गई उसको नाम दिया गया मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, या एम्पियर मैक्सवेल लॉ भी हम उसको सीधा सीधा नाम दे सकते हैं। तो जब इसको ठीक किया गया तो जो नई इक्वेशन जो दी गई, जो ट्रू इक्वेशन जो है, एक्चुअल जो राइट इक्वेशन जो थी, वो क्या दी गई, मैक्सवेल ने जो दी इसको सही करके, वो क्या दी, देखिए, उन्होंने बताया जो एक्चुअल जो इक्वेशन जो आएगी वो ये आएगी, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये है एग्जैक्ट फॉर्म। ये वाली इक्वेशन जो है वो हर जगह पे प्रूव नहीं हो पाती, हर जगह पे वैलिड नहीं होती है, ओबे नहीं होती है। तो इसलिए इसको उसने गलत बताया, प्रूव भी किया। प्रूव जब किया तब वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट का वहाँ पर एक नया फैक्टर आया, डिस्प्लेसमेंट करंट वहाँ पर एक नई टर्म आई, जो कि अभी फ़िलहाल आपके सिलेबस में से उसको हटा दिया गया। तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, ये अगर हम इसको थोड़ा सा रिजेंबल करना चाहें, इसके साथ देखना चाहें कि हाँ क्या कमी रह गई थी, तो देखिए ये वाला फैक्टर सेम है, इसमें ये भी सेम है, बचा ये फैक्टर, ये वाला। तो इसमें ये जो फैक्टर जो है दैट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ओनली ये नहीं है, म्यू नॉट नहीं लेना इसके अंदर। ये जो फैक्टर जो है एप्सिलॉन नॉट
डी फाई ई बाई डी टी, इसी को ही हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट का। आई रिप्रेजेंट करंट, डी रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। यही होता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट करंट। जो उसमें कमी जो रह गई थी डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से, कुछ नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जो जहाँ पर कंडक्टिंग वायर के, जहाँ पर आपके पास वायर में जो करंट फ्लो करता है वो कंडक्टिंग करंट होता है, लेकिन जहाँ पर करंट नहीं होता है लेकिन फिर भी वहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है, उसको हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट का। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई सी लिख देता हूँ, सी रिप्रेजेंट कर देगा कंडक्शन करंट को, इसी को ही, प्लस म्यू नोट आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस फैक्टर को। इस फैक्टर को समझना जरूरी है, डी फाई ई बाई डी टी। इसके बगैर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम नहीं समझ पाएंगे। ओके, तो ये थी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ की मॉडिफाइड फॉर्म थी, जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट की कमी रह गई थी। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट सेम ही है। जहाँ पर कंडक्शन करंट मिलेगा वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं मिलेगा, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगा वहाँ पर कंडक्शन करंट नहीं मिलेगा। मतलब एक है तो दूसरा जीरो मिलेगा, है करंट ही, तो ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना आपने इसके अंदर। ठीक है, तो फोर्थ इक्वेशन जो लिखी जाएगी वो क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई सी प्लस म्यू नोट टाइम ऑफ कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट दैट इज एप्सन नोट डी फाई ई बाई डी टी। ओके, तो मैक्सवेल ने, जो मैं आपको कह रहा था काफ़ी चालाक साइंटिस्ट था, ये देखिए ये जो इक्वेशन जो थी दैट इज, ये गोज ने दी थी, ये भी गोज ने दी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, ये मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर। ये फैराडे और हेनरी ने जो एक्सपेरिमेंट किए उनकी वजह से हमें ये इक्वेशन मिली। ये जो इक्वेशन थी जो एम्पियर ने जो हमें दी, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसने लिख दिया। इन चारों इक्वेशंस को उसने इकट्ठा करके लिख दिया और इन इक्वेशंस को नाम दे दिया मैक्सवेल्स इक्वेशंस का। इन इक्वेशंस को हम नाम देते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ओके, अब इनको ये नाम नहीं दिया जाएगा गोज लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक, गोज लाइन मैग्नेटोस्टैटिक, इनको क्या नाम दिया जाएगा, मैक्सवेल्स इक्वेशंस। दैट इज मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है वो ज़रा ध्यान से सुनिए। इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, इसको जो मैक्सवेल्स का जो इक्वेशंस का जो नाम देने का मतलब हम इतनी आसानी से कैसे मान सकते थे। देखिए उसने क्या कहा, ये चार इक्वेशन दैट इज मैक्सवेल्स इक्वेशन, दैट इज गोज लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक, गोज लाइन मैग्नेटोस्टैटिक्स और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ, और एक लोरेंट्ज फोर्स, जो हमारे पास होता है, तो वो हमारे पास कितना होता है, लोरेंट्ज फोर्स इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू F इज इक्वल टू Q इंटू ई प्लस V क्रॉस B, यही होता है। तो उसने क्या कहा, ये चार इक्वेशंस, ये मैक्सवेल्स इक्वेशन और एक ये लोरेंट्ज फोर्स इक्वेशन। अब तक आपने जो भी स्टडी किया 6-7 चैप्टर जो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक, जो भी आपने डिस्कस किया, उसमें आपको जैसी भी प्रॉब्लम है, जिस भी टाइप की प्रॉब्लम है, उसके ऊपर आप इन चार इक्वेशंस को अप्लाई कर दीजिए और एक इसको, आपकी एक भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी जो सोल्व नहीं हो पाएगी। ये बात कही किसने, मैक्सवेल ने। और हुआ भी ऐसा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटोस्टैटिक्स, दैट इज सिंपल, अगर मैं वर्ड्स में नाम दूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूँ, अब तक जो भी कुछ आपने +2 क्लास के अंदर स्टडी किया है, उसने सारा का सारा, आपने इतना सब कुछ स्टडी किया, उस मैक्सवेल्स ने सारा का सारा इन चार इक्वेशंस में ला करके समेट दिया। और क्या कहा, आपके पास जैसी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, वो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत है ही नहीं, इन चार इक्वेशन से वो सारी की सारी आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और होता भी ऐसा ही है और हुआ भी ऐसा ही। एक भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी जो इन इक्वेशंस की हेल्प से सोल्व नहीं हो पाई। सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो इन इक्वेशंस की हेल्प से सोल्व हो जाती है। हालांकि लेंदी हो सकता है, मोस्टली प्रॉब्लम लेंदी हो सकती है, 8-10 पेज की, कुछ 1-2 लाइन में भी सोल्व हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम सारी सोल्व हो जाएंगी। इसीलिए इन इक्वेशंस को नाम दिया गया मैक्सवेल्स इक्वेशंस का।
तो जो मैं आपको कहता आ रहा हूँ स्टार्टिंग से कि जो भी आपके पास नया रिजल्ट आता है उसको पिछले वाले रिजल्ट के साथ ज़रूर रिलेट करके देखिए। यही काम किया मैक्सवेल ने, उसने ये सारे रिजल्ट एक दूसरे के साथ रिलेट करके देखे। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर। जरा अब इन दोनों इक्वेशंस को भूल जाइए, ये वाली इक्वेशंस को, ये दो इक्वेशंस को उसने देखा ध्यान से, ये वाली दो इक्वेशंस, थर्ड एंड फोर्थ। इन इक्वेशंस से कंसेप्ट आया उसके दिमाग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। कैसे आया जरा ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड एनी हाउ वेरी कर रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी कर रहा है टाइम के साथ एनी हाउ कैसे भी, तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। मतलब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ वेरी करा दें तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, E.ds। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को एनी हाउ वेरी करा देता हूँ टाइम के साथ, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी कराऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड में देखने को मिल जाएगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल जाएगा। मिल गया कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। यहीं से कंसेप्ट आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उसके दिमाग के अंदर, उसके माइंड के अंदर। कैसे आया, अब आगे इसकी कहानी सुनिए। तो देखिए सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जो उसने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है आपके पास, सबसे पहले देखिए उसने क्या बताया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आपके पास एक ट्रांसवर्स वेव है, या ट्रांसवर्स वेव का मतलब उसके ऊपर बाद में जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आपके पास एक साइनोसॉइडल वेव है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों ही, इलेक्ट्रिक फील्ड और सिंपल वर्ड्स में कहूँ मैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही वहाँ पर वाइब्रेट करते रहते हैं, और जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर वेक्टर्स जो है वहाँ पर वाइब्रेट करते रहते हैं। मतलब यहाँ कहने का, यहाँ पर जो पार्टिकल्स जो हैं जिसकी हेल्प से वहाँ पर एनर्जी मोमेंटम जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो क्या है, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर पार्टिकल जो है वो ऑसिलेटरी चार्ज पार्टिकल आपके पास होता है। देखिए सबसे पहले समझिए क्या बताया मैंने आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों वाइब्रेट करते हैं। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये दोनों वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट कैसे करते हैं, अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, वेव को प्रोपोगेट कराने वाले क्या हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। लेकिन ये भी कहाँ से आए, ये आए ड्यू टू ऑसिलेटरी चार्ज पार्टिकल। मतलब कहने का हमारे पास जो सोर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या है, वह ऑसिलेटरी चार्ज पार्टिकल्स। वेव प्रोड्यूस कैसे होगी, वेव जनरेट कैसे होगी, विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेटरी चार्ज पार्टिकल। तो हमारे पास सोर्स क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ऑसिलेटरी चार्ज पार्टिकल। ना ही तो स्टैटिक चार्ज और ना ही कांस्टेंट चार्ज। कई बार मोस्टली पूछ लेता है एग्जाम में कि स्टैटिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्यों नहीं है, या कांस्टेंट करंट। स्टैटिक चार्ज और कांस्टेंट करंट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सोर्स नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स जो क्या है, ऑसिलेटरी चार्ज पार्टिकल। क्यों नहीं है ये, क्योंकि स्टैटिक चार्ज जब होगा, स्टैटिक चार्ज मतलब चार्ज एट रेस्ट, उस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। स्टैटिक चार्ज की वजह से आपके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब कांस्टेंट करंट होगा, स्टडी करंट होगा, उस कांस्टेंट करंट या स्टडी करंट की वजह से सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। लेकिन हमें चाहिए दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड। वो हमें किससे मिलेगा, ड्यू टू ऑसिलेटरी चार्ज पार्टिकल्स। कोई भी आपके पास चार्ज पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मिलेंगे, और वहाँ पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो ये आइडिया दिया मैक्सवेल ने। और क्या बताया उसने इसके बारे में, सुनिए अब आगे। तो सबसे पहले
मैक्सवेल ने, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1865 के अंदर वेव के बारे में बताया। तो वेव की डेफिनेशन क्या थी उसने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर साइनोसॉइडल वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर वाइब्रेट एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, और अब मैं जरा इसको बना रहा हूँ। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम देखिए जरा ध्यान से। That is x axis, that is y axis, that is z axis, or more specifically you can call it positive x axis, positive y axis, positive z axis। नेगेटिव में दिखाओगे नेगेटिव x axis, नेगेटिव y axis, नेगेटिव z axis। तो देखिए सबसे पहले तो बहुत गलती होती है इसके अंदर। देखिए आप सबसे पहले तो इन चीज़ों को समझिए। अगर आप वेव को प्रोपोगेट कराना चाह रहे हैं x axis के लॉन्ग, प्रोपोगेशन ऑफ वेव, अगर आप वेव को प्रोपोगेट कराना चाहते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, या हम कहें अगर वेव वहाँ पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोपोगेट कर रही है, तो आज जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा वो किस में मिलेगा, वाई और जेड में मिलेगा। हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में हो, मैग्नेटिक फील्ड जेड में मिले, या ये भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में हो, मैग्नेटिक फील्ड वाई में मिले। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं है कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करिए एक्स एक्सिस में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है, मैग्नेटिक फील्ड भी वही है, उसी डायरेक्शन में। या ये एक्स एक्सिस में है, डायरेक्शन प्रोपोगेट जो कर रही है वेव एक्स एक्सिस में प्रोपोगेट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स में मिल गया और मैग्नेटिक फील्ड जेड में या वाई में मिल गया। ऐसा नहीं होगा, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मिलेंगे, ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए। सेम ऐसे अगर नेक्स्ट में कम्बिनेशन बनाना चाहूँ, अगर वेव आपको अगर आपको वेव वाई एक्सिस के लॉन्ग प्रोपोगेट करती हुई दिखाई देगी, तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्स और जेड एक्सिस के लॉन्ग देखने को मिलेंगे। ये हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड में, या मैग्नेटिक फील्ड जेड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में। इस टाइप से आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कम्बिनेशन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग प्रोपोगेट कर रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर जेड एक्सिस के लॉन्ग प्रोपोगेट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपको एक्स और वाई में देखने को मिल सकते हैं। मतलब कहने का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं इसको दिखा रहा हूँ। ये सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं दिखा रहा हूँ अलोंग वाई एक्सिस। तो ये मैंने दिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है इसकी मैक्सिमम वैल्यू ई नोट। ओके, तो ये आपके पास है वाई एक्सिस में, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव किधर है, एक्स एक्सिस, वो भी दिखाएंगे अभी। अब मैं दिखा रहा हूँ किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड किस में मिलेगा आपको, अगर वेव प्रोपोगेट कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अलोंग वाई एक्सिस, तो अब मैग्नेटिक फील्ड किस में मिलेगा, अलोंग जेड एक्सिस। तो अलोंग जेड एक्सिस में कैसे मिलेगा आपको, कुछ इस टाइप से। तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैसे दिखा देता हूँ जरा इसको, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसके अंदर, डायग्राम में गलती होती है बहुत ज़्यादा। ऐसे जैसे ये मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की, सेम ऐसे ही इधर है मैक्सिमम वैल्यू ये मैग्नेटिक फील्ड की, इसको मैं दिखा रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बी नोट से। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ओके, सेम ऐसे ही अगर और दिखाना चाहो ऐसे दिखा दीजिए, ये ऐसे दिखा दीजिए, ये आप ऐसे दिखा दीजिए। ओके, तो अब सेम ऐसे आप इसको दिखाओगे, यहाँ पर आगे दिखाओगे, आगे दिखा दीजिए इस टाइप से, ऐसे ऐसे, इस टाइप से। ओके, तो ये आपके पास ज़रा ध्यान से देख लीजिए इस चीज़ को। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस में है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव अलोंग एक्स एक्सिस है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब जरा मैं इसको एक बार दिखा भी देता हूँ, आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ इसका, देख लीजिए ज़रा। देखिए ये मान लीजिए आपके पास ये जो वेव जो है ये ये मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है आपने किस डायरेक्शन में वेव को प्रोपोगेट कराना है, अलोंग एक्स एक्सिस प्रोपोगेट कराना है, ये हमने डिसाइड कर लिया है। ठीक है, तो देखिए ये आपने क्या करना है, अगर वेव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई और जेड में मिलेगा। तो देखिए जैसे ये सबसे पहले आपने दिखाया
ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आप दिखाओगे इसको किस में, वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, यहाँ से कहीं मान लीजिए ये रेफरेंस लाइन ओरिजिन मान लीजिए, इधर ऊपर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, हो गया वाई में, हो गया प्रोपोगेट अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड आप किस में दिखाओगे, अलोंग जेड एक्सिस। कैसे दिखाओगे जरा ध्यान से समझ लीजिए इस चीज़ को, ये है मैग्नेटिक फील्ड को मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैसे दिखाओगे, अलोंग जेड एक्सिस। ओके क्लियर, जेड एक्सिस में है ये देख लीजिए, दैट इज अलोंग जेड एक्सिस। ये आपके पास अलोंग वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। अब आगे देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, E इज इक्वल टू, जिस डायरेक्शन में है वो सिंबल भी साथ के साथ दे दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने दिखाया वाई में, तो इसको ऐसे लिखेंगे ई वाई इज इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। जो जनरल फॉर्म जो होती है आपके पास वेव की, जो मैं आपको पहले कह रहा था, सबसे पहले वेव को आप रिवाइज कर लीजिए। जो भी आपके पास जनरल फॉर्म है जैसे भी है, जैसे वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, या के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, या ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप एक बार इनको रिवाइज करोगे तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके, तो ये ए यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड को, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, दैट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, न्यू इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी को, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, के यहाँ पर वेव नंबर को, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा यहाँ पर वेव लेंथ क्या होती है, किन्हीं भी दो सक्सेसिव क्रस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस जो होती है वो आपके पास वेव लेंथ। जैसे यहाँ पर देखोगे ये इनके बीच की ये वाली डिस्टेंस आपके पास क्या होगी, वेव लेंथ। तो इनको रिवाइज कर लीजिए पहले। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे दिखाया मैंने, वाई एक्सिस में है, तो ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। किसी बुक में आपको ऐसे मिल जाएगा ई नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ऑसिलेशन और वेव चैप्टर अगर आपको अच्छे से आता है तो आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। आप हम जो वेव जो ऑसिलेशंस के हेल्प से जो हम लेकर के चलते हैं, जैसे अगर इसको मैं अगर और करेक्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ, प्लस के फाई नोट, इनिशियल फेज भी इसके साथ लिख सकता हूँ मैं, प्लस फाई नोट, इनिशियल फेज यहाँ पर फाई नोट। अगर इनिशियल फेज अगर यहाँ पर 0 है तो मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, तो ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल 2 पाई न्यू, के यहाँ पर वेव नंबर, सारी वही चीज़ें हैं। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे दिखाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस, बी जेड इज इक्वल टू बी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी कोऑर्डिनेट के अलोंग है, वाई के अलोंग है तो वाई के अलोंग लिखोगे, जेड के अलोंग है तो जेड के अलोंग लिखोगे, एक्स के अलोंग है तो एक्स के अलोंग लिखोगे। सेम ऐसे ही ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर आपने वो लेकर के चलना है, वो कोऑर्डिनेट लेकर के चलना है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर वाई लिखा है, यहाँ पर एक्स क्यों लिख दिया, वाई क्यों नहीं लिखा। तो हमारे यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है, वेव जो प्रोपोगेट कर रही है वो अलोंग एक्स एक्सिस प्रोपोगेट कर रही है, तो यहाँ पर आप एक्स एक्सिस लिखोगे। ओके, ये भी नहीं है सब जगह एक्स एक्सिस लिख दोगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे नाम देता हूँ, ये आपके पास जेड एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है, तो इसको कैसे लिखोगे, लिख करके देखिए इसको आप कैसे लिखोगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अलोंग एक्स एक्सिस है, इसको मैं क्या लिखूंगा, ई एक्स इज इक्वल टू ई नोट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, जेड लिखूंगा। वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करिए, जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करिए। बहुत ज़्यादा गलती होती है इस इक्वेशंस को लिखते टाइम, और इस इक्वेशंस पे कई बार मोस्टली सीधा 2 या 3 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है, और इतने नंबर के आपका यह चैप्टर है। ओके, ऐसे ही अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, बी वाई इज इक्वल टू बी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के जेड। तो सबसे पहले तो ये आपको एक्सप्रेशन लिखनी आनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम्स मोस्टली इनके ऊपर पूछ ली जाती है सीधा 2 नंबर में या 3 नंबर में। ओके, और इनके बारे में डिटेल में आगे चलेंगे। अभी हम चलते हैं जो मैक्सवेल ने जितना हमें बताया उसके बारे में। तो मैक्सवेल ने ये चीज़ें बताई, और क्या बताया उसने, स्पीड के बारे में बताया कि जो स्पीड जो होती है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो कितनी होती है, v इज इक्वल टू 1/√रूट ऑफ म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। ये वही इक्वेशन से ही आई हैं जो इक्वेशन हमने लिखी थी, उसमें म्यू नोट भी आया था, एप्सिलॉन नोट भी आया था। जो मॉडिफाइड फॉर्म थी एम्पियर सर्किट लॉ, उसमें म्यू नोट का रोल आया था, एप्सिलॉन नोट का भी आया था। जब हम उसको ये उसने मतलब डेराइव करके फिर लिखा है, ये नहीं है डायरेक्ट लिख दिया, डेरिवेशन भी है इसका आपके बुक के अंदर, वो भी बता देंगे। तो ये आपके पास जब आप इसको सोल्व करोगे, म्यू नोट यहाँ पर मैग्नेटिक परमेबिलिटी फॉर फ्री स्पेस
एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। तो यहाँ पर जब ये वैल्यू पुट करके आप सोल्व करते हैं तो आपके पास जो वेलोसिटी जो आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पेस के अंदर, वो वैक्यूम के अंदर कितनी आ जाती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही स्पीड जो है वो आपके पास किसकी होती है, लाइट की होती है स्पेस के अंदर। इसी बेस पे नाम दिया गया कि लाइट जो है वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके। और अगर आप मीडियम के अंदर वेलोसिटी बताना चाहते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो वो कैसे बताई जाएगी, 1/√μ एप्सिलॉन। म्यू इज द मैग्नेटिक परमिटिविटी फॉर मीडियम, जिस भी मीडियम में वो ट्रैवल कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एप्सिलॉन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर मीडियम। मीडियम की जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो ये है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसको प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मीडियम है तो उसमें से भी प्रोपोगेट हो जाएगी, अगर मीडियम नहीं है तो भी प्रोपोगेट हो जाएगी, स्पेस में से भी, वैक्यूम में से भी वो पास हो सकती है। लेकिन जो मैकेनिकल वेव है उसको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हम उसके लास्ट में जो डेफिनेशन दी जाती है मैकेनिकल वेव में, उसमें हम मीडियम का रोल लिखते हैं। इसमें हम मीडियम का रोल नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसको चलने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती नहीं है। विदाउट मीडियम ये ट्रैवल कर सकती है। ओके। अब आगे देखिए जो उसने बताया। तो ये कुछ एक चीज़ें जो है उसने बताई मैक्सवेल ने, और फिर उसके बाद जो बताया 1888 के अंदर, के अंदर हार्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली वहाँ पर प्रोड्यूस की, जनरेट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी वेवलेंथ जो थी वो कितनी थी, 6 मीटर। 6 मीटर वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हार्ट्ज ने वहाँ पर प्रोड्यूस करके दिखाई, जनरेट करके दिखाई 1888 के अंदर। इसी साइंटिस्ट के नाम पे जो फ्रीक्वेंसी की जो SI यूनिट है हार्ट्ज, वो इसी साइंटिस्ट के नाम पे दी जाती है। फिर आगे इसकी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन, डिस्कवरी चलती रही। फिर बाद में 1895 के अंदर इंडियन साइंटिस्ट JC बोस, जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने भी वेव प्रोड्यूस की। उन्होंने जो वेव प्रोड्यूस की, जनरेट की, उसकी जो वेवलेंथ जो थी वो अप्रोक्सीमेटली 5 मिलीमीटर टू 25 मिलीमीटर थी। लेकिन बताया ये जाता है कि ये चीज़ें सामने नहीं आ पाई, लैब तक ही रह गई। ये वाले इंडियन साइंटिस्ट की ये जो बातें थी वो लैब के अंदर ही सीमित रह गई थी। जैसे ये सारी चीज़ें जैसे ओपन सबको पता लग गई थी, लेकिन इसके बारे में सभी को पता नहीं चला था, ये लैब के अंदर ही रह गई थी। फिर उसके बाद 1896 के अंदर मार्कोनी ने जो हार्ट्ज एक्सपेरिमेंट जो था, हार्ट्ज एक्सपेरिमेंट जो उसने किया था वो अभी आपके सिलेबस में भी है, वो भी बता देंगे। तो उसमें जो हार्ट्ज ऑसिलेटर जो था उसका एक एंड एंटीना से कनेक्ट किया और एक एंड उसने ग्राउंड अर्थ से कनेक्ट किया, और उसने इसको 1896 के अंदर इसके ऊपर अपनी मतलब स्टार्ट किया काम करना, इन्वेस्टिगेशन करना। और 1899 के अंदर सबसे पहला वायरलेस कम्युनिकेशन करके दिखाया 50 किलोमीटर रेंज का, 50 किलोमीटर की डिस्टेंस तक उसने वायरलेस कम्युनिकेशन करके दिखाया। तो इसकी कहानी जो काफ़ी लंबी है, इंटरेस्टिंग है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आइडिया मैंने इस वीडियो में आपको दे दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।